हमारे लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में होता है प्लूरा, मतलब ये येलो वाला स्पेस। अब अगर इस स्पेस में फ्लूइड या एयर भर जाए तो उसको हटाने के तरीके को कहते हैं प्लूरल टैप या फिर थोरैकोसेंटेसिस या फिर प्लूरल एस्पिरेशन। ये लिख लेते हैं, थोरैकोसेंटेसिस और प्लूरल टैप और प्लूरल एस्पिरेशन। ये सबसे कॉमनली करा जाता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। चलो, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के पहले इस प्रोसेस की डेफिनेशन या इस प्रोसीजर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिमूवल ऑफ एयर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लूरा वाया ट्रांस थोरैसिक एस्पिरेशन। चलिए, आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि ये दो प्लूरा होते हैं। एक होता है चेस्ट वॉल की तरफ और दूसरा होता है लंग्स की तरफ। चेस्ट वॉल की तरफ वाले प्लूरा को बोला जाता है पैराइटल और इस प्लूरा को बोला जाता है जो लंग्स की तरफ है विसरल। तो अब मान लीजिए ये विसरल प्लूरा और ये पैराइटल प्लूरा, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो प्लूरल स्पेस है इसमें एयर या फिर फ्लूइड भर गया। अब ये जो एयर या फ्लूइड से मतलब कि ये ब्लड भी हो सकता है। तो एयर या किसी भी टाइप का फ्लूइड भर गया, इन्फेक्शन से पस भर गया या ब्लड भर गया या प्लूरल इफ्यूजन मतलब निमोनिया में बहुत सारा पानी जैसा सिक्रीशन निकल के इकट्ठा हो जाता है। तो अगर ये एक्यूमुलेटेड है प्लूरा के अंदर तो इसको हटाने का तरीका होता है कि एक नीडल डालते हैं और नीडल के आगे सिरिंज लगा होता है और सिरिंज से इसको एस्पिरेट कर लेते हैं, मतलब इधर सिरिंज पुल करके इसको निकाल लेते हैं तो यहां से ये आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लूरल टैप या फिर ट्रांस थोरैसिक। थोरैक्स मतलब हमारा चेस्ट का एरिया, तो एरिया जो है चेस्ट का उसको बोलते हैं थोरैक्स। थोरैक्स के थ्रू अगर एस्पिरेट करके निकालेंगे तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा थोरैकोसेंटेसिस या फिर प्लूरल टैप या प्लूरल एस्पिरेशन। ठीक है, अब सबसे कॉमन साइट इस प्रोसेस की, इस प्रोसीजर की सबसे कॉमन साइट होती है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। फॉर प्लूरल टैप मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्लूरल टैप फॉर अगर फ्लूइड है या फिर ब्लड है, मतलब प्लूरल इफ्यूजन है या हीमोथोरैक्स है। हीमोथोरैक्स मतलब हीमो मतलब ब्लड, हीमोथोरैक्स है तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस से निकाला जाता है। और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में भी मिड एक्सिलरी लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। अब ये मिड एक्सिलरी लाइन और मिड क्लैविकुलर लाइन हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये क्लैविकल है। क्लैविकल के बाद आपको अपने चेस्ट में फील होती हैं रिब्स। अब इसी डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो दो रिब्स के बीच में 1 2 3 4 5 ऐसे स्पेस होते हैं। तो ये जो स्पेसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। तो इंटरकॉस्टल स्पेस से नंबरिंग चलती है रेफरेंस के लिए कि हमें कहां पे नीडल डालना है, पहली चीज। दूसरा, जो ये क्लैविकल है, क्लैविकल के बीच में अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो इसको बोलेंगे मिड क्लैविकुलर लाइन। और अगर एक्सिला, जो हमारा एक्सिला है, एक्सिला के बीच से अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो वो कुछ इधर आएगी, तो इसको बोलेंगे मिड एक्सिलरी लाइन। तो इस बेसिक कंसेप्ट के साथ आगे आपको मैं साइट्स सिखा देता हूं, समझा देता हूं। अगर पानी भरा है, मतलब प्लूरल इफ्यूजन है या फिर पानी की जगह ब्लड भी हो सकता है तो वो भी फ्लूइड ही, तो ब्लड या पानी निकालने के लिए फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ये मिड एक्सिलरी लाइन का
फिफ्थ इंटरकॉस्टल मतलब ऊपर से गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये सबसे सेफ साइट है नीडल डालने के लिए। इसको सबसे सेफ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ना के बराबर हैं, सबसे कम होते हैं, इसलिए क्योंकि अंदर कोई वाइटल स्ट्रक्चर नहीं है, हार्ट बहुत दूर है, सारी ब्लड वेसल्स जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं एओर्टा वीना कावा ये सारी बहुत दूर हैं, लिवर नीचे है तो लिवर मतलब थोरैक्स के नीचे एब्डोमेन है तो वहाँ पे भी नहीं जा रहे। ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम से भी काफ़ी लेवल ऊपर है ये, तो डायफ्राम कुछ इस लेवल पे होता है, इसके बाद एब्डोमेन आएगा, तो एब्डोमेन, डायफ्राम, हार्ट, सारी ब्लड वेसल्स सबसे ये काफ़ी दूर है, तो इसलिए इसको माना जाता है सबसे सेफ जगह नीडल डालने के लिए, थोरैकोसेंटेसिस या प्लूरल टैप करने के लिए। तो ये हो गई पहली चीज। और दूसरा, अगर पानी की जगह न्यूमोथोरैक्स है, न्यूमोथोरैक्स मतलब ये एयर है, प्लूरा के अंदर एयर भर गई, तो उस केस में सबसे सेफ जगह मानी जाती है, सेफ पोजीशन मानी जाती है सेकंड या थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। लेकिन ये किस लेवल पे? इंटरकॉस्टल स्पेस एट लेवल ऑफ मिड क्लैविकुलर लाइन, इंटरकॉस्टल स्पेस एट मिड क्लैविकुलर लाइन। ये एक नॉर्सेट का क्वेश्चन है कि न्यूमोथोरैक्स में किस पर्टिकुलर स्पेस में नीडल डालते हैं एस्पिरेशन के लिए। तो आप ऊपर से गिनेंगे 1 2 3, तो ये जो मिड क्लैविकुलर लाइन में ये सेकंड और ये थर्ड, ये सबसे कॉमन जगह है मिड क्लैविकुलर लाइन का सेकंड और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस न्यूमोथोरैक्स में नीडल एस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो प्रोसीजर करा जाता है इसका पर्पस होना चाहिए, तो पर्पस हमें पता है। पहला हो गया टू रिमूव एयर या फ्लूइड। अच्छा, ये जो एयर या फ्लूइड हम हटा रहे हैं इसके दो पर्पस होते हैं। पहला होता है टू रिड्यूस या टू एलिवेट पेशेंट, मतलब पेशेंट को रिलीफ देना फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मान लीजिए ये जो फ्लूइड है ये इतना नहीं है, ये इधर तक आपका फ्लूइड या एयर भरा हुआ है, तो पेशेंट की तो बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। अब मान लीजिए इसका कारण निमोनिया है और हम एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं और हमें पता है कि भाई 5-7 दिन एंटीबायोटिक के बाद ही अपने आप सूख जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, फिर भी 7 दिन तो पेशेंट की सांस फूलती ही रहेगी, तो पेशेंट तो एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसको कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को रिलीफ देने के लिए, उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस खत्म करने के लिए। और दूसरा रीज़न होता है ये जो इतना सारा हमने फ्लूइड निकाला, अब ये इन्फेक्शन कौन सा है? ये टीबी का इन्फेक्शन है, ये नॉर्मल निमोनिया है, या कोई और इन्फेक्शन है, या हो सकता है नॉन इन्फेक्शियस रीज़न हो, कार्डिक रीज़न हो, हार्ट फेलियर की वजह से पानी भर गया हो। तो ऐसी सिचुएशन में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी ये प्रोसीजर करा जाता है, पर्पस इसका। और चौथा पर्पस होता है अगर लंग बायोप्सी करनी है, मतलब लंग का एक छोटा सा यहाँ से हमें पीस निकालना है, एक छोटा सा पीस निकालना है, तो भी थोरैकोसेंटेसिस से ये निकाला जा सकता है। ये तो हो गया पर्पस। अब इसके अलावा एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको प्रोसीजर के पहले और प्रोसीजर के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली होती है आपको कंसेंट लेना है प्री प्रोसीजर, पेशेंट को इन्फॉर्म करना है और उसको समझाना है कि क्या करा जाएगा। फिर आपको वाइटल्स लेने हैं, तो कंसेंट ऑफ वाइटल्स तो हर प्रोसेस के पहले होता है। फिर ये समझने के लिए कि अंदर हम जब नीडल डाल रहे हैं तो अंदर कितना फ्लूइड है, और नीडल डालने के बाद हमने जब खूब सारा फ्लूइड निकाल लिया तो कितना फ्लूइड बचा, तो उसके लिए एक्सरे या यूएसजी ये प्री प्रोसीजर करा लेना चाहिए। अब अगर हमने इतना फ्लूइड देख लिया कि एक्सरे में है और टैप करने के बाद बस इतना बचा, तो हमें पता रहेगा कि हमने टैप करके या फिर थोरैकोसेंटेसिस करके इस फ्लूइड को हमने कम कर दिया। तो पहले भी कराते हैं और मोस्टली बाद में भी कराते हैं। पहले कराने का एक और पर्पस होता है, अल्ट्रासाउंड में अगर फ्लूइड बहुत कम है तो अल्ट्रासाउंड में मार्क कर सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड की प्रोब भी लगाई हुई है और साथ में नीडल भी डाल रहे हैं अल्ट्रासाउंड के प्रोब के गाइडेंस में। तो बहुत कम फ्लूइड जब होता है तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से ये लोकेट करा जा सकता है कि एग्जैक्ट फ्लूइड कहाँ है, और बस उसी जगह पे नीडल डाल के एक्यूरेसी के साथ थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। फिर जब ये कर रहे होते हैं प्रोसीजर, पेशेंट को सिटिंग या अपराइट पोजीशन में बिठाते हैं और इसके जो हाथ होते हैं
वो आगे टेबल के ऊपर रख देते हैं। इसके दो पर्पस होते हैं। अगर यहाँ पे नीडल डाला हुआ है, पेशेंट कॉन्शियसली या सेमी कॉन्शियस स्टेट में अपना हाथ हिला दे तो वो अपने आप को ही इंजर कर लेगा। फ्लूइड जहाँ पे है वहाँ पे नीडल है, उसने अगर मार लिया नीडल पे तो वो ऊपर लंग में जाके लंग को पंक्चर कर देगा। तो इसलिए उसके जो हाथ हैं वो ऊपर रखेगा तो थक जाएगा हाथ, तो इसलिए सामने की तरफ टेबल रख के बेड के सामने उसके ऊपर हाथ को रेस्ट दे दिया जाता है कि यहाँ पे हाथ रखने और हिलाने नहीं है। फिर पेशेंट को ये भी समझाना है कि जब ये प्रोसीजर हो रहा है तो जानबूझ के जोर जोर से सांस नहीं लेना है, हिलना नहीं है बिल्कुल भी, और खांसना भी नहीं है। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर अवॉइड कफिंग, डीप ब्रीदिंग एंड मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, कि हिलना नहीं है। अब एक बार में मोस्टली 1000 ml से ज़्यादा यानी कि 1 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड नहीं निकालना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो कई बार पेशेंट ब्लड प्रेशर कम हो जाता है पेशेंट्स का, वो हाइपरटेंशन में चले जाते हैं। तो रिमूव नॉट मोर देन 1000 ml यानी कि 1 लीटर, 1 लीटर से ज़्यादा ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। अगर एयर है तो एयर तो जितनी है सारी निकाल देनी चाहिए, लेकिन अगर फ्लूइड निकाल रहे हैं तो प्लूरल इफ्यूजन का जो फ्लूइड है वो 1000 ml से ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। अब आते हैं पोस्ट प्रोसीजर पे, कि प्रोसीजर एक बार हो गया उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो है, अगर मान लीजिए ये हमारे लंग्स हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट साइड फ्लूइड इकट्ठा था और ये नीडल डाल के यहाँ से निकाल दिया, तो अब हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप अपने लेफ्ट साइड को एक्सपैंड अच्छे से कर पाए। उसके लिए आप करवट लेके लेटिए, लेकिन करवट किस साइड लेना है? राइट साइड लेना है। मतलब राइट साइड का लंग, मतलब राइट साइड हमारी बिस्तर पे रहे और लेफ्ट साइड ऊपर सीलिंग की तरफ, हवा की तरफ रहे। तो जो तरफ आपने बिस्तर से टिका दिया ये वाला लंग कम काम करेगा और ऑपोजिट साइड का लंग ज़्यादा काम करेगा। अब पेशेंट को सांस वांस ना फूले तो बेड को थोड़ा सा प्रॉप अप कर देना चाहिए। मतलब जैसे ये बेड है तो बेड को थोड़ा सा उठा देना चाहिए एक तरफ से, हेड एंड के साइड से। तो बेड को अगर आप प्रॉप अप कर देंगे और पेशेंट को करवट दिला देंगे, लेफ्ट साइड का आपने अगर फ्लूइड निकाला है तो राइट साइड करवट ले ले ताकि लेफ्ट साइड ऊपर रहे टुवर्ड सीलिंग। ये पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। इसको लिख लेते हैं पोस्ट प्रोसीजर। सबसे पहले प्लेस द पेशेंट ऑन ऑपोजिट साइड या फिर अनअफेक्टेड साइड फॉर 1 आवर। तो प्लेस पेशेंट ऑन ऑपोजिट या अनअफेक्टेड साइड फॉर 1 आवर आफ्टर प्रोसीजर। 1 घंटे तक उसको बोलेंगे कि जिस तरफ आपका प्रोसीजर हुआ है उसके उल्टी तरफ आप करवट ले लो और जिस तरफ प्रोसीजर हुआ है उस तरफ को आप टुवर्ड सीलिंग कर लो करवट लेके। तो इससे क्या होगा, पेशेंट को हम प्रमोट करेंगे, उसके जो लंग है उसको हम प्रमोट करेंगे एक्सपेंशन के लिए। इसमें साथ में ये भी लिख लें, विद प्रॉप्ड अप या फिर जो हेड एंड है वो रेज करके, विथ एलिवेशन ऑफ head end. So this promotes lung expansion. एक इंपॉर्टेंट पीजीआई में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 100% क्लिनिकल क्वेश्चन है। इसमें थ्योरी कम है और प्रैक्टिकली क्या करते हैं वो ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट के वाइटल्स लेने हैं, उसका सैचुरेशन वॉच करना है। अब कई बार क्या होता है, ये जो नीडल है ये लंग के अंदर जाके लंग को पंक्चर कर देती है, या फिर जो ब्लड वेसल है हमारी चेस्ट वॉल की, मतलब हमारी जो छाती है इसकी ब्लड वेसल, इसको भी ये इंजर कर सकती है। तो ब्लीडिंग के लिए वॉच करना है कि एक्सटर्नल जहाँ पे हमने पंक्चर करा है वहाँ से ब्लड तो नहीं आ रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ब्लीडिंग अंदर लंग्स में हो रही है तो हो सकता है स्पूटम में ब्लड आ जाए। अगर स्पूटम में ब्लड आता है या किसी भी पंक्चर साइड से ब्लड आता है तो वो मॉनिटर करना है। और अगर ब्लीडिंग बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई तो उसके ऊपर आप प्रेशर लगा सकते हैं, लेकिन अगर ब्लीडिंग बढ़ जाती है तो आपको इफ़ इंक्रीजेस तो डॉक्टर को तुरंत इन्वॉल्व कर लेना है।
दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो है न्यूमोथोरैक्स तो नहीं हो गया या फिर एयर एम्बोलिज्म तो नहीं हो गया। अब न्यूमोथोरैक्स के लिए तो ये प्रोसीजर करा ही जाता है, लेकिन मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये हमने फ्लूइड यहाँ से हटा लिया, ये फ्लूइड था, ये फ्लूइड पूरा हटा लिया। नॉर्मली क्या होता है, लंग एक्सपैंड करके जहां पे फ्लूइड था वहां पे आ जाता है, लेकिन अगर लंग एक्सपैंड ना करे और आप ऐसे सोचें कि ये प्लूरा ही शिफ्ट करके यहां पहुंच जाए, तो फ्लूइड हटा और उसकी जगह एयर आके बैठ गई, तो कई बार ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इस सिचुएशन में दोबारा आके सेम चीज करना है, थोरैकोसेंटेसिस करना है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, जब एक्सरे होगा और एक्सरे की रिपोर्ट आप अर्जेंट बेसिस पे कराओगे, तो जहां पे पहले फ्लूइड था, मतलब व्हाइट कलर का दिख रहा था, अब वहां पे डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक कलर की एयर दिखेगी, तो इमीडिएटली आपके जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो इन्फॉर्म करेंगे कि पेशेंट को तो न्यूमोथोरैक्स हो गया। तो वी हैव टू वॉच फॉर न्यूमोथोरैक्स। अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं और तुरंत पता चल जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो न्यूमोथोरैक्स या फिर एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म मतलब किसी ब्लड वेसल में एयर का बबल एंटर कर जाए, एयर एम्बोलिज्म। या फिर सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा का मतलब होता है कि हमारी जो नीडल है उसकी वजह से हमारी स्किन के और बोन्स और मसल के बीच में एयर एक्यूमुलेट हो जाती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब बड़ी सर्जरीज होती हैं या प्रोसीजर लंबा खिंच जाता है, तो एयर और चेस्ट वॉल के बीच, स्किन और चेस्ट वॉल के बीच में थोड़े थोड़े एयर के पॉकेट्स बन जाते हैं। उसका कोई बहुत ज़्यादा खराब मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए वॉचफुल रहना पड़ता है।